नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने देखा अभी प्राचीन इतिहास में हमने चर्चा किया है महाजनपदों के उद्भव के बारे में। तो महाजनपदों के उद्भव से ही एक हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है मगध का उत्थान। यानी हम आज के टॉपिक में हमारी जो भी वीडियोज आएंगी वो मगध के उत्थान से संबंधित होंगी। तो समझिए मगध के उत्थान में क्या क्या चीजें बनती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो मगध एक समृद्ध या शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसका कारण क्या था इसको देखते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। पहले मगध, काशी, कौशल, वजीसन चार राज्यों का आपस में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में विजयी जो हुआ वो हमारा मगध हुआ। यानी आप सब डेफिनेटली इस बात को समझते होंगे कि विजयी वही होता है जो समृद्ध होता है, और जब वो विजयी होता है तो जिन राज्यों पे उसका अधिकार होता है तो उन राज्यों का फिर विस्तार करता है और विस्तार करने के बाद वो और समृद्ध होता है। यानी हम मगध के बारे में बात करें शुरुआती तौर पर तो मगध के स्थापना का श्रेय जो जाता है बृहदर्थ को जाता है। लेकिन आप सभी को पता है हम उन राज्यों के साम्राज्य के बारे में, उन व्यक्तियों के यानी उन शासकों के बारे में पढ़ते हैं जो उसमें क्या होता है अपने कौशल या अपने संघर्ष के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इसी मगध के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब मगध पर क्या हुआ, आपका आपसी संघर्ष हुआ और मगध को विजय प्राप्त थी। तो जब विजय प्राप्त हुआ तो विजय होने के बाद उसमें बिंबिसार यानी मगध वंश में शासक मुख्य रूप से उभर कर कौन आए हमारे पास, बिंबिसार जो पहले शासक हुए। इन्होंने क्या किया, 544 या 45 ईसा पूर्व के मध्य में हर्यक वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा दोस्तों ये बनता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो हर्यक वंश की स्थापना आपका बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार के बारे में हम कुछ जानते हैं। बिंबिसार एक ऐसा शासक था जो क्या करता था, अपने सीमावर्ती राज्यों के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिसमें से मुख्य रूप से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि उसमें जो महत्वपूर्ण एक वैवाहिक संबंध सीमावर्ती में घटना थी वो ये थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, देख पा रहे होंगे आप सब, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया इन्होंने। विवाह करने का उद्देश्य क्या था, अपना विस्तार करना, यानी कौशल को भी अपने राज्य में मिला लेना और अपनी सीमा को बढ़ाना। और आप सबको पता है कि प्राचीन इतिहास में राजाओं का वध करके, बेटा पिता का वध करके, या जो कुशल शासक होता था वही साम्राज्य का विस्तार करता था। सेनापति कुशल हो जाता था तो वो राजा का वध कर देता था। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिला है और उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। अभी हम आगे देखेंगे। बिंबिसार खुद ही अपने बेटे अजात शत्रु के हाथों मारे गए और एक अजात शत्रु भी आपका इतिहास में कुशल शासक माना गया। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसके बाद बिंबिसार ने क्या किया, अपनी राज्य की राजधानी गिरिवज्र बनाई, जो इंपॉर्टेंट है। हम गिरिवज्र के बारे में बात करते हैं तो बिहार में स्थित है। और फिर आगे चल के इन्होंने क्या किया था, गिरिवज्र का नाम बदल दिया गया था और उसको क्या कर दिया, राजगृह रखा था। ये दोनों ही नाम आपके सेम है, चाहे आपको पूछा जाए ऐसे चाहे ऐसे कि बिंबिसार ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वो आपका हो जाएगा गिरिवज्र देता तो बेटर है, वरना राजगृह जरूर देगा वहां पे। अब देखिएगा विस्तार होने का कारण क्या है गिरिवज्र का। बिहार हमारा एक ऐसा एरिया था जहां पर कहीं ना कहीं, अभी आपने देखा होगा संदीप सर ने ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब हमारे ऐसे हैं एरिया यानी राज्य हैं जिनमें कहीं ना कहीं खनिज की उत्पादकता अधिक है। यानी इन सब चीजों से क्या होती है, प्रबलता होती है, यानी साम्राज्य का विस्तार होता है। कहीं ना कहीं जंगल एरिया भी थे और आप सबको पता है कि वहां पे बहुत सारे जानवर ऐसे होते थे जो युद्ध क्षेत्र में भाग लेने जाते थे, यानी जैसे हाथी, घोड़े, वटेवर, ये सब सारी चीजें। तो एरिया भी डिपेंड करती थी कि किस शासक को कहाँ पे शक्तिशाली बना देती थी। तो इस तरीके से बिहार इनका मुख्य था राजधानी का। और आगे हम बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है जीवक के बारे में। जीवक कौन थे, चिकित्सक थे, यानी उपचार करने वाले चिकित्सक, ठीक है। अब अवंती नरेश प्रभोत यानी नाम आता है कि बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को किसके उपचार के लिए भेजा था, तो अवंती नरेश प्रभोत के उपचार के लिए क्या किया था, बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है जिसको आप अपने रिमाइंड रखें यानी ध्यान रखें। अब दोस्तों हम अंतिम कड़ी में बात करते हैं। यहाँ पे तो बिंबिसार के अंतिम समय में बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु, अभी हम अगला टॉपिक अजातशत्रु के बारे में देखेंगे।
अजातशत्रु के हाथों 492 BC में मारे गए। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप पेपर में टिक करेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा अजातशत्रु। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं बिंबिसार के पुत्र के बारे में, अजातशत्रु। जैसा कि आपने अभी देखा कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, तो अब आगे हम शासक अजातशत्रु के बारे में चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया साम्राज्य के विस्तार के लिए, या अपने जीवन के क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी। तो देखिए, इनकी मुख्य उपलब्धि के बारे में हम बात करें तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बौद्ध धर्म सम्मेलन में आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म के सम्मेलन के लिए 4 सम्मेलन बुलाए गए थे, जिसमें से प्रथम बौद्ध सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हमारा अजातशत्रु ने ही बुलाया था। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है, बौद्ध धर्म का प्रथम सम्मेलन किस शासक के समय में बुलाया गया था? तो अजातशत्रु के समय में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 483 BC में बुलाया गया था। कहाँ पे बुलाया गया था? तो राजगृह में बुलाया गया था, और हम राजगृह पे चर्चा कर चुके हैं कहाँ पे पड़ता है। तो फिर से एक बार दोस्तों चर्चा करता हूँ, बिहार में पड़ता है वर्तमान में। इसके बाद कार्य क्या था? बौद्ध धर्म का सम्मेलन। और सम्मेलन से क्या तात्पर्य है? मैंने कहा था सम्मेलन का मेन उद्देश्य होता है धर्म का प्रचार करना, धर्म में क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसमें क्या चीजें और जुड़नी चाहिए, किस तरीके से उसकी उपलब्धियों को बढ़ाया जाए। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना, अजातशत्रु का प्रथम कार्य क्या? बौद्ध धर्म सम्मेलन, जिसमें आपके इतने पॉइंट्स बनते हैं जिसको आप ध्यान देंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के बारे में। तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी आपके हुए उदयन। उदयन का भी इतिहास रहा है, आप सभी को पता है कि बिहार की कैपिटल आपकी पटना, जिसे पाटलिपुत्र पूर्व नाम था, वे उदयन द्वारा ही बसाया गया था। आप देख पा रहे होंगे सोन नदी और गंगा नदी के तट पर एक आपका नगर की स्थापना की उदयन ने, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद पाटलिपुत्र का नाम बदला गया। किसके द्वारा बदला गया? मैंने नोट डाउन किया है, इसको आप समझ लीजिए। बाकी संपूर्ण विस्तार हम करेंगे जब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाएंगे तब। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, मैंने नोट करके नोट किया है, 1543 यानी 1543 AD में शेरशाह सूरी शासक के बारे में हम पढ़ेंगे इतिहास में आगे चलकर। इसने क्या किया था? जब ये शासक हुआ था, इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसको महत्वपूर्ण समझें और इसको ध्यान में रखें कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो शेरशाह सूरी ने रखा। कब रखा? 1543 में। अब क्वेश्चन पूछता है आपको, पाटलिपुत्र किन नदी के किनारे पर बसा हुआ? तो सोन और गंगा नदी के तट पर किनारे पर बसा हुआ है। अब आगे हम पढ़ते हैं हर्यक वंश का अंतिम शासक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम इतिहास में उन्हीं पॉइंट्स को यानी बिंदुओं को चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरना इतिहास अगर पढ़ने लगे हम लोग तो सालों बीत जाएगा और इतिहास खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो समझिए, अब हर्यक वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो आपके नागदासक हुए, और नागदासक एक प्रबल शासक ना होने के कारण ये अपने मंत्री के हाथों ही मारे गए, और मंत्री के हाथों जब ये मारे गए तो इसके मंत्री ने क्या किया? साम्राज्य पर विस्तार कर लीजिए और यानी अधिकार कर लिया, और उसने क्या कर दिया? हर्यक वंश का नाम समाप्त करके उसने क्या कर दिया? अपने नाम से उस वंश की स्थापना कर दी। तो अगले पॉइंट में हम देखते हैं, नागदासक का मंत्री शिशुनाग थे, और शिशुनाग ने क्या किया? 412 BC में इन्होंने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने ही नाम से किसका? शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का 2 शासकों के बारे में हमने पढ़ा, एक बिंबिसार के बारे में पढ़ा, दूसरा अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। इससे होने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। कल का हमारा नेक्स्ट वीडियो मगध के उत्थान पर दूसरा होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। धन्यवाद।